जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। ये मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये बताओ तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के सामने अपनी बात रखी और मैं स्पष्ट कर दूं कि अब तक के जो तीनों भाषण थे, प्रधानमंत्री का सबसे बेहतरीन भाषण उनका ये था। यह भाषण सही मायने में देश को एक राह दिखा रहा था, मगर कुछ प्रश्न बने हुए हैं जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम पहले से ही सतर्क हो गए थे और वो बता रहे थे कि दूसरे देशों की तुलना में हमने पहले से ही देश के अंदर जो लोग आने वाले थे उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी और हम काफी मुस्तैद हो गए थे। तो आज मेरे कुछ सवाल हैं। मुद्दा नंबर 1, आपने कहा, और मुझे याद है आपकी सरकार ने पहले कहा था कि पहला केस जो है 5 जनवरी को सामने उभर कर आया था और 15 जनवरी से ही हम मुस्तैद हो गए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 जनवरी को जाकर पहली बार वो जो है डायरेक्टिव आता है, वो पोस्टर आता है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे हैं तो आपको खुद को क्वारंटीन करना पड़ेगा। यह 27 जनवरी को सामने उभर कर आता है। अगर भारत मुस्तैद था तो मेरे कुछ प्रश्न हैं यहां पर। फिर ऐसे कैसे हुआ कि तबलीग जमात का जो मरकज हुआ निजामुद्दीन में, वो भारत के अंदर प्रवेश कर गए? क्योंकि अगर हम मुस्तैद थे और अगर ये विदेशी डेलीगेट्स उन देशों से आए थे जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा था, तो उन्हें एयरपोर्ट पर क्यों नहीं रोका गया? मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, चलिए वो गलती आपने कर दी, तो फिर यह बात भी क्यों नहीं उठनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने आखिर तबलीग जमात जैसे इवेंट को अनुमति क्यों दी? क्योंकि मैं ये बखूबी जानता हूं कि मुंबई पुलिस ने उन्हें ऐसी अनुमति देने से मना कर दिया था। लिहाजा जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग जनवरी से ही मुस्तैद हो गए थे और जैसे ही पहले कुछ केसेस आए थे भारत मुस्तैद हो गया था, वो बात जो है गले नहीं उतर रही। और आपके सामने ये तस्वीर, आप जानते हैं कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में कितना भव्य स्वागत हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, और जब उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था तो उस वक्त आप जानते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाए जाने को लेकर हर चीज की अनदेखी हुई थी। मैं सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक डिस्टेंसिंग नहीं कहूंगा जिसका इस्तेमाल बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात करते हैं ना, तो देश की जनता उसे कुछ और समझने लगती है। उसके मायने जातीय तौर पर सामने उभर कर आने लगते हैं, उसके मायने धार्मिक तौर पर सामने उभर कर आने लगते हैं, और उसकी ढेरों मिसालें इस वक्त हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। कई जगहों पर मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट शुरू हो गया है। कई जगहों पर एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि कुछ लोगों ने खाना खाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि खाना एक दलित ने बनाया था। लिहाजा मेरी आप सबसे उम्मीद कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल न करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक तौर पर दूरी बनाए रखने का इस्तेमाल करें। तो प्रधानमंत्री जब ये तमाम बातें कह रहे थे तो उन्हें देश को यह भी बताना चाहिए था, या कम से कम उनके प्रचार तंत्र को यह बताना चाहिए था कि फिर यह सब हुआ कैसे, ये विदेशी डेलीगेट्स भारत में घुसे कैसे, और अगर घुस गए तो हमने नियमों की क्यों अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्रियों की तारीफ की, बताया कि हमारे राज्य जो हैं वो एक बहुत अच्छी और अहम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। काश प्रधानमंत्री उन तमाम मॉडल्स का भी जिक्र करते जिसके जरिए हमारे राज्य आज की तारीख में कोरोना के खिलाफ जंग को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन पिनरई विजयन, जिनका केरला मॉडल एक के बाद एक सफलता के नए मुकाम छू रहा है। अशोक गहलोत का भीलवाड़ा मॉडल जो नए मुकाम छूता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, या इसके अलावा अन्य कई चीफ मिनिस्टर्स हैं। भूपेश बघेल जिस तरह की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी तरफ से जोर लगाया, मगर, और ये बहुत बड़ा मगर है, ये तमाम राज्य जो है मोदी जी, उन्हें जरूरत है फाइनेंशियल मदद की जो आपसे आएगी। अगर केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलेगी फाइनेंशियल, तो उनकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में इन तमाम स्टेट्स को चाहिए टेस्टिंग किट्स, परीक्षण करने वाले जो हैं औजार चाहिए,
और इनमें से कई पुर्जे चीन से आने हैं जो रुका हुआ है मौजूदा हालात को देखते हुए। लिहाजा यहां पर केंद्र सरकार को एक अहम किरदार निभाना होगा। यकीनन भूपेश बघेल, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, पिनरई विजयन, ये तमाम चीफ मिनिस्टर्स एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अगर केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं आएगा तो इनकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। और एक और बात देखिए, भारत अगर ज्यादा तादाद में टेस्टिंग नहीं करेगा तो हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत की हालत बेहतर है, मगर क्या आप जानते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में भारत के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है, परीक्षण हो रहे हैं, वो सबसे कम हो रहे हैं। देखिए, एक बात आप अपने जहन में गांठ बांध कर रख लें, आने वाले दिनों में जब ये तमाम बंदिशें खत्म होंगी, कोविड के बाद जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, तो यह बहुत जरूरी होगा इस देश के हर व्यक्ति की टेस्टिंग हो कोरोना के लिए। क्योंकि जब आप इस देश की 130 करोड़ की आबादी का आधार कार्ड बनवा सकते हैं, तो हर शख्स की टेस्टिंग भी हो सकती है सिलसिलेवार तरीके से। कल को जब आप प्लेन में चढ़ेंगे तो बहुत जरूरी होगा आपकी टेस्टिंग हो। कल को जब आप अपनी फैक्ट्री में जाएंगे तो जरूरी होगा कि आपकी टेस्टिंग हो। कल को जब आप अपने दफ्तर में प्रवेश करेंगे तो बगैर टेस्टिंग के आपका प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यह देश आधार कार्ड को लेकर इतनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर सकता है, तो मेरे ख्याल से टेस्टिंग को लेकर भी योजना शुरू की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बात का जिक्र नहीं किया, वो है अफवाहों का। हो क्या रहा है दोस्तों, अफवाहों के चलते, और यह अफवाह कोई और नहीं फैला रहा है, यह अफवाह फैलाई जा रही है बाकायदा न्यूज चैनल्स के जरिए। जी हां, मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स के जरिए जो लगातार झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि कई जगहों पर मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट शुरू हो गया है, कई जगहों पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जो हम सबको शर्मसार कर रही हैं। मुझे एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने आज के इस भाषण में अफवाहों की इस मशीनरी पर लगाम लगाएंगे और एक अपील जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए, उनकी अपनी ही जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रही है। उनकी यूपी पुलिस ने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार मुख्य धारा के जो न्यूज चैनल्स हैं या एजेंसीज हैं, उनके झूठ का, उनकी गलत बयानी का पर्दाफाश किया है। इसलिए प्रधानमंत्री, बहुत जरूरी था कि आप इस मंच पर अफवाहों के सिलसिले में अपनी बात रखते। मैं जानता हूं आप पहले कह चुके हैं अपने एक भाषण में, मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, आने वाले दिन हम यकीनन, ये लॉकडाउन कितना सख्त होता है, सफलता उस बात पर निर्भर करेगी जैसे आपने कहा, मगर टेस्टिंग हम कितने बड़े पैमाने पर कर पाते हैं, अफवाहों पर हम कितने बड़े पैमाने पर लगाम दे पाते हैं, इन तमाम चीजों पर भी गौर करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री, आपको कहीं ना कहीं अपने इस भाषण के जरिए, इसके जरिए एक बात जरूर कहनी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे जो पुलिस वाले हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें आप अपना पूरा सहयोग दो। आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से मैंने लगातार अपने कार्यक्रमों में अपील की है कि आप अपने डॉक्टर्स का साथ दें। आप जो पुलिस वाले जमीन पर हैं, उन्हें पूरा सहयोग दें, क्योंकि ये लोग जमीन पर हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। इनको सहयोग की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस मुद्दे का जिक्र किया। और इत्तेफाक देखिए, एक ही दिन पहले सोनिया गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह बात कही कि आज की तारीख में कोरोना के जो हमारे सिपाही हैं, वो न्यूनतम मदद के चलते ये जंग लड़ रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के भाषण में जो इन्होंने इस बात का जिक्र किया, क्या प्रेरणा उन्हें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से मिली, या कहीं ना कहीं वो एक जरिया था, एक ट्रिगर था जिसके जरिए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की एक अपील थी जिसमें उन्होंने कहा कि बिजनेस हाउसेस का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने यह कहा कि इस वक्त मैं आपसे अपील करता हूं कि किसी को नौकरी से ना निकालें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि कुछ बहुत चिंताजनक खबरें हमारी मीडिया से ही सामने उभर कर आई हैं, जो अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं। मैं उन मीडिया चैनल्स का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुद्दा वो नहीं है, मगर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो तथ्य आधारित हैं। दो अखबार, जी हां, दो अखबार हैं, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है कि आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह कम की जाएगी। एक मैगजीन ने अपना प्रिंट पब्लिकेशन बंद कर दिया है। एक न्यूज चैनल ने, एक हिंदी न्यूज चैनल ने अपने 16 वेब एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। और आप जानते हैं इसका जिक्र कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपने खत में किया था, जो उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा था। यही नहीं, एक बहुत बड़े अखबार ने अपने संडे मैगजीन को बंद कर दिया है। एक वेब चैनल है जिसने अपने आधे से ज्यादा स्टाफ की छुट्टी कर दी है। सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस है उसने अपने 46 रिपोर्टर्स, 6 कैमरामैन, 17 प्रोड्यूसर्स को बाहर करने का फैसला किया है। एक और अखबार है, उजाले का जिक्र अक्सर वो करता है, उसने अपने एम्प्लॉइज की 50% सैलरी कम कर दी है। 2 उर्दू आधारित मैगजीन्स हैं, वो बंद कर दी गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे न्यूज चैनल्स हों, चाहे वेब पोर्टल्स हों, ये तमाम जो हैं उन्हें सीधा नुकसान पहुंच रहा है और वो इस वक्त अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इन पत्रकारों को मदद की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं दोस्तों, कोरोना ने सही मायने में अगर किसी को एक्सपोज किया है ना, वो हमारी मीडिया को। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल नुकसान तो पहुंच ही रहा है, मगर इस वक्त जब पूरा देश ये लड़ाई लड़ रहा था, तब अधिकतर न्यूज चैनल्स हमारे समाज के अंदर जहर बोने का काम कर रहे थे। तबलीगी जमात में अटके हुए थे, हिंदू मुस्लिम में अटके हुए थे, वो किसी भी तरीके से जिम्मेदार किरदार नहीं निभा रहे थे। और अब जब इनकी रीढ़ टूट गई है, इकोनॉमिक जो है रीढ़ टूट गई है, आने वाले दिनों में सत्ता के सामने ये और भी ज्यादा नतमस्तक होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, जब आपके पास चलाने के जरिए नहीं होंगे, तब आप सरकार पे और भी ज्यादा निर्भर होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मीडिया हाउसेस की क्या हालत होने वाली है। यह अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है। बोल के लब आजाद है तेरे में मैंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं अफवाहों को लेकर अपील करनी होगी। मैं आपके सामने 2 मिसालें बताना चाहूंगा। स्क्रोल की यह खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16 झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। यानी कि बीजेपी के प्रचार तंत्र का जो मुखिया है वही झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। दिया तले अंधेरा। प्रधानमंत्री, बहुत जरूरी है कि आप इस शख्स को बुलाएं, इसके कान उमेटें और इससे संदेश दें कि भैया कम से कम इस वक्त बाज आओ। और सिर्फ बीजेपी का प्रचार तंत्र ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी जो संस्थाएं, उससे जुड़े वैचारिक तौर पर लोग, अवसरवादी लोग, वो भी झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह शख्स विवेक अग्निहोत्री, फ्लॉप फिल्में और प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने में माहिर यह शख्स सोनाक्षी सिन्हा के बारे में झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा इस वक्त भी शूटिंग कर रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने फिर मुंबई पुलिस से अपील की कि देखिए मेरे बारे में यह शख्स झूठ फैला रहा है। नतीजा क्या हुआ? जो गृह मंत्री अनिल देशमुख महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कार्रवाई होगी। लिहाजा झूठ बोलने वाले जो संस्कारी लोग हैं, कृपया सावधान हो जाएं। देश तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने जो चुनौती है कोरोना संकट का सामना करना, प्रधानमंत्री को उनके मकसद से मत भटकवाइए। आपकी जो भी नफरतें हों, आपके जो भी हित हों, कृपया उसे उठाइए, उसे गठरी में बंद कीजिए और अपने कूड़े के डब्बे में उसे डालिए। इन तमाम चीजों से आपको अपने आप को दूर रखना होगा। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत अहम बात कही कि 20 अप्रैल तक मैं देखूंगा कि कौन कौन से जिले जो हैं वो इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते हैं, और अगर जो लोग अच्छा काम करेंगे तो उन्हें कुछ रियायतें दी जाएंगी, मगर जो लोग नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती होगी। बहुत अहम है ये, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हर जिले का 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, लिहाजा जिम्मेदारी डीएम की हो जाती है। अब हर डीएम को परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा।
हर डीएम अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो यकीनन हम यह जंग जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर घर, हर गली, हर शहर, हर जिला और जिले से राज्य, राज्य से देश, अगर इस कड़ी को हम फॉलो करें, इसका पालन करें, तो हम इस जंग का सामना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, मैं यह भी उम्मीद कर रहा था कि आप एक और चीज की घोषणा करें कि 20 अप्रैल के बाद जो मुख्यमंत्री अपना काम सलीके से नहीं कर रहे होंगे, आप उन पर लगाम लगाएंगे, आप उन्हें कड़ा संदेश देंगे। और बहुत जरूरी है कि इन दो चेहरों पर गौर किया जाए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहले विजय रूपाणी की बात करता हूं। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं ये। आप जानते हैं कि उड़ीसा के लोग सड़कों पर आ गए थे और ये अपने घर जाना चाहते थे। इनके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, और ये गुजरात जैसे राज्य में हो रहा है जिसके मॉडल की बड़ी बड़ी बातें की जाती रही हैं। प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद कर रहा था कि आने वाले दिनों में आप ऐसे मुख्यमंत्रियों को एक कड़ा संदेश देंगे। बात यही नहीं है। इस शख्स पर गौर कीजिए। मेरे राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 15 साल तक इन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया बतौर मुख्यमंत्री, और मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। मुद्दा वो नहीं है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 12 फरवरी को कहा था कि कोरोना संकट के चलते एक बहुत बड़ी आंधी देश में आने वाली है, हम उसे ना भूलें, हम अभी से सतर्क रहें। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को चेतावनी दी थी। नेता विपक्ष हैं, विपक्ष के एक नेता हैं, वो सिर्फ कह सकते हैं, इस पर पालन करना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा इस इंटरव्यू में। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर 12 फरवरी से पता था तो कमलनाथ ने क्या किया, जो कि मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। बहुत गलत बात शिवराज जी। आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको यह सवाल पूछना चाहिए शिवराज सिंह जी कि आखिर मैंने इतने जबरदस्त माहौल में पद और गोपनीयता की शपथ क्यों ली। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बात यही नहीं रुकती। इनकी जो अपनी प्रमुख स्वास्थ्य सचिव हैं पल्लवी जैन, इन्होंने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया जो अमेरिका से आए थे। नतीजा, पल्लवी जैन कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं और उनके जरिए 48 और ब्यूरोक्रेट्स को भी कोरोना वायरस हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन तमाम चीजों पर कोई प्रतिक्रिया, कोई ध्यान रखा गया? शिवराज सिंह चौहान, क्या आपसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि अब तक आपके पास एक स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, आपकी कैबिनेट जगह पे नहीं है? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले शिवराज जी, बहुत जरूरी है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि यकीनन मध्य प्रदेश जो है वो इस लड़ाई में कमजोर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आन बान और शान है, सबसे साफ शहर देश का, और आज की तारीख में वहां इतनी बड़ी तादाद में 30 के करीब लोग अब तक मर चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। जिस दिन थाली और ताली बजाने की बात हुई थी, उस दिन इस तरह से लोग सड़कों पर उभर कर आ गए थे मानो हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। लिहाजा बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री की 20 अप्रैल के बाद आप उन मुख्यमंत्रियों से भी सीधे बात करें जो अपना काम करते नजर नहीं आए हैं। मुझे इंतजार होगा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि देखिए आज जो बातें की ना, ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी एक बार फिर देश की जनता के कंधों पर है। यकीनन प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया, मगर बारीकियां क्या हैं? अपने गांव पहुंच चुका गरीब, उसका पेट कैसे भरेगा? आने वाले दिनों में जब यह सब हटेगा, तब हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर आएगी? इन तमाम चीजों पर आपका क्या रोड मैप है? देश की जनता को उस बात का इंतजार है मोदी जी, और मुझे भी। जी हां, इंतजार भी है और पैनी निगाह भी है। बोल के लब आजाद है तेरे।